नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जितने भी मेरे प्यारे भाई वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अभी के अभी कर दीजिए। और किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए यार, कहा प्रथम चार अभाज्य संख्या और प्रथम चार भाज्य संख्या के औसत का अनुपात। तो पहले चार अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरे भाई? 2, 3, 5 और 7। और चार भाज्य संख्या आप सबको पता है कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहली भाज्य संख्या है मेरे भाई 4, 6, 8 और 9। ये भाज्य संख्या का इनका एवरेज का रेशियो बताइए। तो मेरे भाई 7, 5, 12, 12 और 5 17, ये योग आ गया। एवरेज निकालेंगे 4 से डिवाइड, इन चारों का एवरेज तो 6, 4, 10 और 18, 9, 18 और 9 27। एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड करिए। रेशियो है तो 4 से 4 कट जाएगा, 17:27, 17:27। ऑप्शन बी ठीक है। देखिए, का ट्रेन पी और क्यू समान दिशा में समानांतर पटरियों पर क्रमशः x किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। यानी कि ट्रेन P जो है, ये ट्रेन P x के चाल से चल रही है और ट्रेन Q जो है ये 90 के चाल से चल रही है। का 90 x से बड़ा है, ठीक है बात। यानी कि ट्रेन Q का जो स्पीड है ट्रेन P के स्पीड से ज्यादा है, ट्रेन Q का स्पीड P से ज्यादा है। यानी तेज गति वाला ट्रेन कौन हो गया? Q, और धीमी गति वाला ट्रेन हो गया P। आगे कहा यार कि यदि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर गया। यही लाइन इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे यात्री को का 30 सेकंड में पार कर गई। यदि Q का लंबाई 225 है तो X का मान ज्ञात करना है। अच्छा, पार करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय दिया क्या सेकंड? 30 सेकंड। दूरी अब समझना है किसने किसको पार किया। तो तेज गति वाला ट्रेन जो है धीमी गति वाले ट्रेन में बैठे आदमी को पार किया। तेज गति वाला ट्रेन आदमी को पार किया। तो आदमी को पार करने के लिए केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई जितना, और तेज गति वाला ट्रेन कौन है? Q है, और Q का लंबाई दिया है कितना? 225। अब बट्टा में चाल, सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा। 90 माइनस एक्स, 90 बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को घटाना है। और ध्यान रखिए ये सेकंड है, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 से गुना, बट्टा वाला 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 से काटिएगा 45 बार में, ठीक है ना। 6 तिरिक 18, 6 पचे 30, 5 से एक बार, 5 से 9 बार क्रॉस करेंगे तो 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 27। तो x बराबर 27 इधर आके घट जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना बचेगा? 63 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन है ना। देखिए, का 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, जो नंबर 81 से पूरा पूरा कटेगा वो नंबर 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए मेरे भाई ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ये 8 है, ये सब तो कट जाएगा, बस 8 बटे बच जाएगा। ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 9 8 6 14, 14 7 21, ये भी नहीं कटेगा, बच गया ये। देखिए 9 9 9 9 5 4 9, खत्म। देखिए तो जरा, का दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 8 और 224 है। HCF 8 है और LCM 224 है। का यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो बड़ी संख्या। आप सबको पता है यार, संख्याओं का HCF दिया है तो HCF से रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट संख्या मिल जाएगा। अगर दोनों संख्या का HCF 8 है तो HCF से रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट संख्या मिलेगा। बड़ी संख्या पूछा है तो है 7 यूनिट, तो भाई 8 7 56।
ठीक है, छोटी संख्या बोलता तो 8 चौक 32। एलसीएम जो दिया है उसका कोई यूज नहीं है। देखिए कहा ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी है। कहा 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यार फ्रूट्स वाला सवाल में एक चीज ध्यान में आप रखिएगा कि सर पानी वेरी करता है। वेरी कहने का मतलब ताजा फल लाएंगे तो उसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा, अगर सूखा फल लाएंगे तो उसमें पानी का क्वांटिटी कम होगा। ठीक है ना बात। तो ताजा फल में ज्यादा पानी, सूखा फल में कम पानी होगा। तो पानी जो है ना ये वेरी करता है, लेकिन पल्प का जो क्वांटिटी होता है ये कांस्टेंट रहता है। ताजे फल में जितना पल्प, पल्प कहने का मतलब छिलका का क्वांटिटी होगा। जैसे मान लीजिए एक आप बड़ा सा तरबूज लेकर आए, ठीक है, शुरुआत में वेट ज्यादा होगा, ताजा है, पानी है उसमें, तो वेट ज्यादा होगा। और उस फल को अगर कुछ दिन तक धूप में रख दिए तो वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी बाष्पीकृत हो गया तो वेट कम हो जाएगा। लेकिन आप बताइए वेट किस वजह से ज्यादा या कम हो रहा है? तो पानी के वजह से। ताजा था तो पानी ज्यादा था, सूख गया पानी कम हुआ। लेकिन क्या छिलका के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन होगा? आप बोलेंगे सर नहीं। यानी जब भी फ्रूट्स वाला सवाल आए ना तो हमेशा पल्प को लेकर सवाल बनाइएगा। देखिए ताजे फल का क्वांटिटी दिया है 100 केजी का, 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? x केजी। और सवाल जब भी फ्रूट्स वाला है तो पल्प लेकर बनाना है। आप बताइए ताजे फल में 68% पानी है तो पल्प कितना हो जाएगा? 32%। सूखे फल में 20% पानी है तो छिलका हो जाएगा 80%। और ताजा फल हो या सूखा फल हो, छिलका के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं, यानी बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 अठी 32। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 पचे 40, यानी सूखे फल का मात्रा कितना है? 40 केजी है। ठीक है, देखिए तो का ए की आय बी से 60% कम है। कितना आसान है यार। तो बी की आय ए से कितना अधिक है? ए का इनकम बी से 60 कम है, तो बी का अगर 100 है तो इससे 60 कम ए का कितना होगा? 40। का बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है? ए से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से। तो ए बट्टा में परसेंट 100 से गुना, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2/3 क्या हो जाएगा? का बी किया ए किया से कितना अधिक है? बी का इनकम ए से कितना अधिक है? अरे भाई ए का इनकम बी से 60% कम है हो, तो ये 100 है तो इससे 60 कम कितना हो जाएगा? 40। बी ए से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। किससे? 40 से। परसेंट 100 से गुना, 20 तिया 60, 20 दूना 40, 2 से 50, 50 तिया 150। ऑप्शन ए। ठीक है बात। देखिए कहा कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर 100 है, 24% अधिक अंकित किया, यानी अंकित कर दिया कितना? 124। का यार अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है। तो आप बताइए 124 रुपया अंकित है, 15% डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच कितना में रहा है? 85% में। तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। काटिए तो मेरे प्यारे भाई, 5 से 17 बार में, 5 से काटिए 20 बार में। ठीक है, 4 से 5 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बट्टा में 5 है तो सबको 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 500। 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 तिया 51, 51 और 1 52, 517। अब सवाल कहा यार कि यदि इस बिजनेस में उसको 27 रुपए का प्रॉफिट होता है, खरीदा है 500 में, बेचा है 527 में, तो प्रॉफिट हुआ है कितने यूनिट का? 27 यूनिट। पर एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कै रुपए का? 27 रुपए। 27 यूनिट 27 रुपए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 527 यूनिट। तो भाई 27 यूनिट 27 रुपया, तो 527 यूनिट का वैल्यू 527 रुपया ही रह जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना? 527। देखिए कहा एक व्यक्ति को 108 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करनी है। यदि वह दूरी का 2/3 भाग 5/9 समय में तय कर लिया, दूरी का 2/3 भाग, तो 108 का 2/3 तय कर लिया, तो आप बताना 108 का 2/3 तय कर लिया तो शेष बचा है 2/3 ट्रेवल कर लिया तो बचा 1/3, 1/3 यानी 3 तिया 9, 3 6 18, यानी 36 किलोमीटर शेष दूरी बच रहा है।
आगे सवाल का शेष दूरी को शेष समय। अच्छा, टाइम कितना देर तक चला है? 5/9 समय तक चला है। टोटल टाइम है 9 घंटा। 5/9 तक चल लिया तो शेष समय बचा है कितना? 4/9। 4/9 यानी क्या घंटा? शेष टाइम बचा है 4 घंटा। सवाल कहा कि बताइए शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए चाल। तो यार शेष डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, इसको ट्रेवल करना है 4 घंटा में, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 × 36 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इजी सवाल था यार। ठीक है, चलिए देखिए तो जरा। का शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतना ही दूरी तय करने के तुलना में 33.1/3% अधिक समय लगता है। देखिए ना, शांत जल में किसी भी बोट या नाव का जो स्पीड होता है वो उसका ओरिजिनल स्पीड होता है भी। धारा के दिशा में क्या? तो बोट प्लस वाटर। अब सवाल में कहा है मेरे भाई कि शांत जल में किसी दूरी को तय करने में जो टाइम लग रहा है ना, वो धारा के दिशा में उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगे समय से 33.1/3% ज्यादा लगेगा। शांत जल में किसी दूरी को तय करने में उसको धारा के दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाला समय से ये 33.1/3% ज्यादा है। 33.1/3% का फ्रैक्शन 1/3, यानी कि धारा की दिशा में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा 3 घंटे में, तो शांत जल में वही दूरी तय करने में एक ज्यादा क्या घंटा लगेगा? 4 घंटा। तो ये टाइम का रेशियो हो गया। अच्छा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो 4:3, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4। अब सवाल कहा है कि नौ की धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर, नौ को धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? क्लियर है, बाद में निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए बोट का स्पीड कितना? ये टाइम है, स्पीड ये है। बोट का स्पीड है कितना? 3 यूनिट। बोट का स्पीड 3 यूनिट है और बोट का स्पीड एक्चुअल में दिया कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो 3 यूनिट 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 25/3। कहा कि बताइए धारा के दिशा में 75 जाना है, तो धारा के डायरेक्शन में चाल कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 25/3, तो 4 यूनिट बराबर 25 चौक। 1 यूनिट 25/3, तो 4 यूनिट 25 चौक 100/3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा के दिशा में 9 का चाल पता कर गए, तो कहा धारा के दिशा में 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल। चाल कितना है? 100/3। 25 तिया 75, 25 चौक 100, बट्टा वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/4, यानी कि 4 दूना 8, 2.4 दूना 8, 4 × 20, 2.25 आवा। ऑप्शन बी। ठीक है, देखें यार आगे। का 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा है। लाभ को 9:8:11 के रेशियो में बांटा है। का उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4, 6 और 18 महीने के लिए निवेश किया था। तो समय भी दिया है सर, 4, 6 और 18। सवाल कहा कि पूंजी यानी कैपिटल का रेशियो बताना है, और आप सबको पता है पूंजी क्या होता है? तो सर पूंजी होता है लाभ बट्टा समय। पूंजी बराबर लाभ बट्टा समय। तो लाभ बट्टा समय पूंजी हो जाएगा 9/4, यहाँ 8/6 और यहाँ 11/18। रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, दिया है तो इंटीजर में बनाइए। और इंटीजर कैसे बनाइएगा? तो 4, 6, 18 से कटने वाला नंबर 36, 36 से गुना कर दीजिएगा तो 4 नमा 9 नमा 81 हो जाएगा। 6 छक 36, 8 छक 48, 18 दूना 36, 11 दूना 22, यानी 81, 48, 22, 81, 48, 22 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए का 5 के प्रथम 10 गुणज का एवरेज। 5 के प्रथम 10 गुणज, तो 5 का पहला गुणज 5 होगा, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, इस तरह से 10वां गुणज हो जाएगा 10×5 = 50 का एवरेज। अच्छा ये एपी है क्या? यस एपी है सर, और एपी है इसका मतलब, एपी कहने का मतलब क्या? लगातार पदों के बीच का डिफरेंस सेम है। 5 का गुणज है यानी कि गैप 5-5 का रहेगा। तो डिफरेंस अगर सेम है तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 5 या 50, 55/2, 27.5 ऑप्शन सी। ठीक है,
देखिए का पी, ये ठीक सवाल है थोड़ा। का पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। पी अगर कोई काम करे तो पी काम को कर देगा कितने दिन में? 18 दिन में मेरे भाई। आगे कहा उसके 5 दिन बाद काम करने के क्यू भी उसके साथ इस काम में शामिल हो गया यदि दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में पूरा करता है। इस बात को देखिए तो पी अगर अकेले काम करे तो काम को पूरा कर देगा कितने दिनों में? 18 दिन में। और इसने बोला है कि उसके 5 दिन काम करने के बाद क्यू भी उसके साथ आ गया, यानी कि पी अकेले 5 दिन तक काम किया। तो ये जानना पड़ेगा ना भाई कि पी 5 दिन में कितना काम कर दिया। भाई पी अकेले पूरा काम 18 दिन में करेगा, 5 दिन तक काम किया तो काम कितना कर दिया? 5/18। तो आप बताइए रिमेनिंग काम कितना बच गया होगा? 13/18। और इस बचे हुए काम को कहा दोनों मिलकर, बचे हुए काम को दोनों मिलकर, शेष काम को दोनों मिलकर 13/5 दिन में कर दिया। तो इस बचे हुए काम को पी और क्यू दोनों मिलकर, बचा हुआ है कितना? 13/18। और इस बचे काम को दोनों मिलकर कै दिन में कर दिया? 13/5 दिन में। तो आप बताइए दोनों मिलकर अगर पूरा काम करे, क्रॉस करेंगे तो 18 एकम 18/5 आ जाएगा। तो भाई मेरे दोनों मिलकर अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में कर देगा? 18/5 दिन में। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 18। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 5 एकम 5। ठीक है बात। अब सवाल में कहा क्यू अकेले उस काम के 66 से ही 2/3% कितने दिन में कर देगा। क्यू के बारे में पूछा तो क्यू का एफिशिएंसी बताइए। पी का एफिशिएंसी है 1, दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? 4। अब कहा क्यू उस काम का 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/3। तो 18 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 6 दूना, यानी कि 12 काम क्यू कितने दिन में करेगा? तो भाई क्यू एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 12 काम कितने दिन में? क्यू के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 दिन में। ऑप्शन डी ठीक है बात। देखिए तो 3 संख्या का अनुपात है 4/9, इतना इतना इतना। यार रेशियो भिन्न में दिया, इंटीजर में चेंज करिए। 3 9 4 से कटने वाला नंबर 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 9 चौक 4 चौक 16, 3 से 12, 12 दूना 24, 4 नमा 9 तिरिक 27। आगे सवाल का सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर अनुपात में कितना है? 16 और 27 का अंतर मेरे प्यारे भाई कितना? 11 का। कहा है कि बड़ी संख्या यानी 27 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 11 तिया 33, 27 तिया 81। ऑप्शन डी ठीक है। आसान सा ही सवाल था यार ये भी। देखिए तो कहा 8,000 रुपए की राशि पर 5% के दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आसान है वो। 5% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 5 दूना 10%, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये भी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 5 + 5 + 5 गुना 5/100 यानी कि 10.25%। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो मूलधन है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया पर 10% और 10.25% का डिफरेंस 0.25% हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 25 200 पर 1 जीरो और डेसिमल 2 अंकों से पहले बैठा दीजिए, यानी कि कितना? 20 रुपया। कुछ लोग फॉर्मूला से करते होइएगा। 2 साल का केस में, 2 साल का अगर केस है तो CI और SI का डिफरेंस होता है P × R/100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस निकालना है यार। प्रिंसिपल है 8,000, बात वही है। रेट है क्या परसेंट? 10%। रेट है कितना? 10%। 5% है तो 5/100 1/20, 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 1/400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिएगा 20 बार में। तो इससे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। देखिए तो कहा एक बेईमान दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति केजी 100 ग्राम कम वजन तौलता है। अच्छा, पर केजी 100 ग्राम कम वजन तौल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोले कि भैया 1 केजी सामान दीजिए,
1 kg आप सामान लिए लेकिन वो 100 ग्राम कम सामान दिया यार, यानी दिया कितना ग्राम, 900 ग्राम ही। तो दुकानदार के घर से गया है 900 ग्राम सामान, लेकिन उसके लिए आपसे पैसा कितना ले लिया, 1 kg का ले लिया। यानी कि जो घर से गया वो तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 900 ग्राम, लेकिन इस 900 ग्राम के लिए वो पैसा आपसे ले लिया कितना, 1000 रुपए, यानी 1000 ग्राम का पैसा लिया है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 9:10। अब आगे सवाल कहा कि इसी ग्राहक को 2700 का कैरेमुल का गेहूं बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। अच्छा, कैरेमुल है कितना, 9 यूनिट, लेकिन कैरेमुल है कितना रुपया, 2700। तो 9 यूनिट 2700 मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट बराबर कितना, 300। 1 यूनिट 300 है, तो सवाल कहा कि उसका लाभ क्या होगा। अच्छा, 9 का चीज अगर 10 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। 9 का चीज 10 में बेच रहा है तो लाभ 1 का हो रहा है। 1 का वैल्यू कितना है, 300, यानी कि 300 रुपए का। एक सवाल और इसी टाइप का है, देखिए तो ये कर पाइएगा, पहले एक बार जरा सोचिए तो, कर पाएंगे आप, पढ़ के देखिए। बोलेंगे सर क्या बात है कर रहे हैं, कर लेंगे इसको। काल देखिए, एक बेईमान दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तु को कैरेमुल पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति केजी 200 ग्राम कम तौलता है, 200 ग्राम पर केजी, यानी कि पैसा ले रहा है आपसे 1000 ग्राम का, और सामान 200 कम दे रहा है कितना, 800। 20 से 20, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब आगे कहा किसी ग्राहक को 1600 रुपए कैरेमुल का गेहूं बेचे तो उसका लाभ कितना है। आप बताइए, 1600 कैरेमुल का गेहूं बेच रहा है, तो कैरेमुल है 4 यूनिट पर बेच रहा है कितना में, 1600 वाला, तो 4 यूनिट 1600 भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 400 का। उसका लाभ बताइए, तो आप बताइए 4 रुपए का चीज बेच रहा है 5 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 400 रुपया। ऑप्शन सी। का दुकानदार 4 आइटम के प्रत्येक खरीद पर 1 आइटम मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है, तो ग्राहक को मिलने वाला फाइनल डिस्काउंट बताइए। पिछले सेट में भी इस तरह का सवाल था, पिछला में नहीं, पिछला के पिछला में कहा 4 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 1 आइटम मुफ्त दे रहा है, यानी कि 4 को खरीदिएगा ना तो 1 फ्री में देगा, 4 खरीदेंगे 1 फ्री में देगा, 4 खरीदेंगे 1 फ्री में, यानी पैसा लगा 4 गो का, और घर पे सामान आ गया कै गो, 5 गो, चूंकि 4 गो खरीदे 1 फ्री का दिया, यानी कि घर पे 5 सामान आया, पैसा लगा 4 गो का। सुनिए, मार्क प्राइस हो गया 5, 1 फ्री में दिया, यानी कि पैसा आप दिए हैं। एससीपी या एसपी, दुकानदार के रिस्पेक्ट में तो एसपी, ग्राहक के रिस्पेक्ट में तो सीपी, बात एक ही है, सीपी एसपी में कंफ्यूज मत करिएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 4। 4 गो खरीदे हैं, पैसा लिया 4 गो का, और सामान दिया है कै गो, 5 गो, तो अंकित मूल 5, कैरेमुल 4। अब आप 4 रुपया दिए हैं, अब कहा 5 गो सामान दे दिया, आप 4 रुपया दे के 5 सामान लेके जब चलने लगे, कहा कि रुक जाइए, अभी आपको और डिस्काउंट मिलेगा सर। कितना डिस्काउंट और मिलेगा, 25% डिस्काउंट और मिलेगा। कहा ग्राहक कि भैया इतना से मन नहीं भरा का, 4 गो खरीदे हैं हम, ऊपर से आप 5 गो दे दिए हैं, तो 1 गो तो फ्री में दिए। कहा कोई बात नहीं, आपका मुंह अच्छा है, आपको 25% और डिस्काउंट देंगे। ये 4 रुपया में जो दे रहे थे ना, इसमें 25% और छूट देंगे, यानी कितना परसेंट, 75% में देंगे। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4, यानी कि सर 4 नहीं, 1 रुपए का डिस्काउंट और, यानी कि 3 रुपया में देंगे आपको। तो 5 का चीज 3 में खरीद लिया तो डिस्काउंट कितने का, 2 का, कितना पर, 5 पर, परसेंट 100 से गुना, 5 से काटिए 20 पचे 100, 20 दूना 40%। किसी भी भाई को कोई तकलीफ, चलिए देखिए, का एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुना 10 के पावर 8 है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का आबादी है कितना, 8 गुना 10 के पावर 8, प्रेजेंट में आबादी है इतना। का उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रमशः 12.75% और 10.75% है, तो 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी आबादी। सर जन्म दर है 12.75% और मृत्यु दर है 10.75%, तो हर घंटे इतना जन्म लेती है, यानी कि इतना वृद्धि हो रहा है, और हर घंटे इतना का कमी मृत्यु हो रहा है, यानी कमी हो रहा है ना। तो आप बताना, इतना परसेंट आबादी बढ़ रहा है, हर घंटे इतना परसेंट घट रहा है, तो हर घंटे एग्जैक्ट में कितना वृद्धि
वृद्धि हो रहा है तो 12.75 में से 10.75 घटाइएगा कितना परसेंट, 2%। यानी हर घंटे एक्चुअल में वृद्धि हो रहा है 2% का, हर घंटे 2% बढ़ रहा, तो 3 घंटे बाद कल्चर में उसकी आबादी, पहला घंटा 2%, दूसरा घंटा भी 2% बढ़ेगा, तीसरा घंटा 2% बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको जोड़कर 6% मत बोल दीजिएगा अलग से, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव है तो लगातार जोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, तो कहा कि बताइए अब उस की आबादी क्या होगा। तो यहां पूरा कैलकुलेशन करने अगर चले गए तो दिमाग का तार हिल जाएगा मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रेजेंट में आबादी इतना है, पहला घंटा 2% बढ़ा, फिर अगला घंटा 2% बढ़ा, फिर अगला घंटा 2%, तो जो भी वैल्यू आएगा वो इससे क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर ज्यादा ही रहेगा। यहां 10 के पावर 8 यानी कि 8 को 0, 8 पर 8 0 आएगा, तो 8 पर ये 8 एक डिजिट है और यहाँ पे 8 जीरो है, यहाँ पे क्या है 0, 8 जीरो, ये एक डिजिट, तो इसमें टोटल 9 डिजिट है, तो आंसर जो भी आएगा वो 9 डिजिट से तो बड़ा ही रहेगा, तो ये तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बच गया यहाँ 2 2 4 2 6 या 3 9, यहाँ भी 9 को इतना। ठीक है, अब आप बताना वर्तमान में जनसंख्या आबादी इतना है, पहला घंटा 2% बढ़ा तो कितना हो गया 102/100, फिर सेकेंड आवर 2% बढ़ा तो हो गया कितना 102/100, सक्सेसिव है मेरे भाई, फिर 102/100। तो आप बताइए, आप पूरा अगर सॉल्व करने चले गए तो बहुत टाइम लगेगा। आप यूनिट डिजिट कंपेयर करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8, चूंकि यहाँ तो सब जीरो ना है, 8 8 64, 64 का इकाई अंक कितना 4। अब जो अपना दो ऑप्शन बच गया है, यहाँ पर 2 जीरो तो रहेगा ही आखिरी में, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 4, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, तो देखिए 8 गुना 10 के पावर 8 है, यानी कि 1 पर क्या 0 हो जाएगा 8 जीरो, अगुना 102/100, अगुना 102/100, गुना 102/100, 2 2 4 2 6 को तो कट जाएगा मेरे भाई, बच जाएगा क्या को, तो 2 जीरो, गुना करेंगे 2 जीरो। अब यूनिट डिजिट 2 दूना 4 दूना 8 8 64, तो इकाई अंक 4 आएगा, एक के को ऑप्शन है, पर इतना करेंगे यार बस। ठीक है, इतना से ही काम निकल जाएगा अपना। आ जाइए, का एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर है, तो मूलधन अगर 100 है, साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर, यानी साधारण ब्याज 45 हो जाएगा। आगे का उधार अवधि के समय का अंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के अंकिक मान का 4/5 है, समय जो है रेट का 4/5 है, रेट का टाइम रेट का 4/5, तो का वाला नीचे होता है, यानी कि रेट अगर 5x है, फ्रैक्शन यानी रेशियो है भाई, ये रेशियो है, फ्रैक्शन है यानी रेशियो है, अनुपातिक मान को वास्तविक बनाइए, रेट अगर 5x है तो टाइम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का दर बताइए। एक बात बताइए, एसआई मालूम है यार, एसआई मालूम है, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा P/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 नमा 45। अच्छा, x गुना x स्क्वायर, 4 इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 9/4, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा ना इधर, तो 9/4, तो x बराबर वर्गमूल करिएगा तो 3/2, x 3/2 है, तो पूछा कि बताइए रेट क्या होगा, तो रेट हो जाएगा 5x, तो बुआ x का वैल्यू 3/2 है, तो 5x क्या होगा, x 3/2, 5x क्या हो जाएगा 15/2, और 15/2 यानी 7.5%। ठीक बात, चलिए बहुत टाइम लगता है हो, जबकि 30 सवाल हम 40 मिनट, लगभग 40-42 मिनट में उसका हम डिस्कशन करा देते हैं। सोचिए कितना फास्ट डिस्कशन कराते हैं। बच्चा को जनरली 40 सवाल बनाने में, 30 सवाल बनाने में 50 मिनट लोग ले लेता है, जबकि वैसा सवाल नहीं है 50 मिनट, आपको ये सब सवाल 20 मिनट के अंदर निपटा देना चाहिए। ठीक है, देखिए का स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप P और Q पूरी तरह से खाली टंकी को 24 और 36 मिनट में भरेगा। P अगर भरे तो 24 मिनट में भर देगा और Q भरेगा तो 36 मिनट में भर देगा। का R पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर देगा। R कै मिनट में खाली कर देगा, 30 मिनट में। तो टंकी का कैपेसिटी कितना 360। 24 एकम 24 बचे, भरने वाला है प्लस से, 36 दाम भरने वाला है प्लस से, 30 12 खाली करने वाला है माइनस से। अब सवाल कहा यार कि
प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू आर को एक साथ खोला जाता है। कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर दें ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। अच्छा, तीनों को एक साथ ओपन किए हैं, कहा क्यू को कितने घंटे बाद बंद कर दे ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। तो थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। तीनों को एक साथ ओपन किए कुछ समय बाद, यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद क्यू को बंद कर दें ताकि ये जो टंकी है 1 घंटा में भर जाए। भाई पूरा टंकी कै घंटा में भर जाना चाहिए? 1 घंटा में। तो सोच कर बताइए ऐसा नल कौन होगा जो शुरू से लेकर एंड तक चला होगा, शुरू से लेकर अंत तक चला होगा? ऐसा नल कौन है? तो पी और आर। चूंकि पूछ रहा है कितने मिनट के बाद क्यू को बंद कर दें ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए, तो भाई तीनों को ओपन कर दिए और बंद करना चाह रहे हैं क्यू को, और पूरा टंकी अगर 1 घंटा में भर जा रहा है, इसका मतलब पी और आर शुरू से लेकर एंड तक चला होगा, यानी 1 घंटा 60 मिनट तक चला होगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट तक चला होगा। तो आप बताइए पी कितना भरता है? 1 मिनट में 15, और क्यू आर 1 मिनट में खाली कर देता है 12। तो जब दोनों शुरू से एंड तक साथ में चला है तो हर घंटे टंकी में पानी जा रहा होगा कितना? 3। और पूरा 60 मिनट में कितना भरा होगा? 180। तो 360 में से 180 पी और आर भरा है, तो बच गया कितना? 180। ये 180 कौन भर के चला गया होगा? क्यू। क्यू हर घंटे कितना भरता है मेरे प्यारे भाई? 10 लीटर। तो 180 लीटर भरने में क्यू को कितना समय लगेगा? क्यू के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 18 घंटा। ऑप्शन ए। कितना आसान सवाल था। देखिए इसको, कहा त्रिभुज एबीसी में कोण 2087 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में कोण 2087 है। आगे कहा कि कोण C60 है। का डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और AC पर स्थित है। डी और ई भुजा ए बी और AC पर स्थित है। आगे का DEC 93 है। DEC ये वाला एंगल 93 है। तो आप बताना जरा, स्ट्रेट लाइन पर टोटल 180, ये वाला अगर 93 है, ये पूरा 180, ये 93, तो ये बच गया कितना? 180 में से 93 गया 87 डिग्री। सवाल का DE और BC 5-9 है। DE है 5 यूनिट और BC है 9 यूनिट। आगे का AB 14.4 सेंटीमीटर AE का लंबाई। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या लग रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर सिमिलर तो है ही। क्यों? क्योंकि दोनों, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में कोण A कॉमन है। कोण A क्या है? कॉमन है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये कोण 87 है और बड़े वाले ट्रायंगल का ये कोण 87, यानी छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का दो कोण तो समान हो गया। कोण ए, अरे भाई कोण ए दोनों में कॉमन है। छोटका का एक कोण 87, बड़का का भी एक कोण 87, यानी इन दोनों ट्रायंगल का दो कोण सेम, तो तीसरा कोण अपने आप, तो इसका ये तीसरा कोण और इसका ये तीसरा कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा का रेशियो सेम होता है। तो छोटा वाला का भुजा 5, बड़ा वाला का 9, तो इसमें भी छोटा वाला 5 और ये बड़ा वाला 9, इधर भी छोटा वाला 5 और ये बड़ा वाला 9। आप बताइए पूरा ए बी का लंबाई दिया है मेरे प्यारे भाई कितना? ए बी का लंबाई है 14.4। ए बी का लंबाई अनुपात में कितना है? 9 का। ए ई का लंबाई बताइए। ए ई यानी कितना? 5 यूनिट। 16 नमा 144 यानी 1.6, तो 16 पचे 80 यानी कि 8 सेंटीमीटर। 16 पचे 80 यानी 8.0 कितना हो जाएगा? 8.0 यानी कि 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, देखिए का दो कार एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। जैसे देखिए ना, समकोण दिशा में दो रास्ते हैं, एक इधर जा रही है कार और एक कार इधर जा रही है। एक कार की चाल है कितना भाई मेरे? एक की गति है 36, दूसरे की गति 48। अच्छा आप जरा सोचिए तो, एक कार यहां से 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रही है, यानी कि हर घंटे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 36 किलोमीटर। दूसरा 48 किलोमीटर पर आवर के चाल से इधर जा रही है, तो ये 1 घंटा में इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो 48 किलोमीटर। अच्छा 1 घंटा में, बाकी क्या पूछ रहा है वो बाद में देख लेंगे। पूछा 15 सेकंड के बाद उनके बीच का दूरी, बाद में ही हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन पहले तो ये बताइए इनके बीच का जो ये दूरी है, ये वाला दूरी, 1 घंटा में इनके बीच का दूरी कितना? तो आप बोलेंगे सर ये 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है, यानी ये 1 घंटा में इधर 36 किलोमीटर,
ये 48 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा, तो ये 1 घंटा में 48 किलोमीटर। तो 1 घंटा में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये निकाल लेते हैं डिस्टेंस इनके बीच का। तो मेरे प्यारे भाई 12 तिया 36, 12 चौक 48, ट्रिपलेट याद है ना, याद होगा, 3 4 5 याद है। तो ये 3 4 5 नहीं, बस उसी का ये मल्टीपल है, 12 गुना 3, 12 गुना 4, तो ये 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60। यानी कि दोनों के बीच हर घंटे कितना का दूरी फासला बन जाएगा 60 किलोमीटर। 1 घंटा में 60 किलोमीटर का फासला बनेगा, यानी कि इनके बीच का जो दूरी है हर घंटे 60 किलोमीटर होगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब किलोमीटर पर आवर है मेरे भाई, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना, यानी कि इतना मीटर पर सेकंड के चाल से चलकर 15 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो 1 घंटा में इनके बीच का दूरी है, प्रति घंटा फासला बनेगा इतना किलोमीटर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाए, 5/18 से गुना, 15 सेकंड में कितना फासला, तो 15 से गुना, 6 तिरिक 18, 6 से 10 बार, 3 पचे 15, तो 5 पचे 25, यानी कि 250, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए कहा त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या है, जिसका परिमाप 90 है, अन्य दो भुजा का योग और अंतर 49 31 है। अच्छा एक बात बताइए, कहा ट्रायंगल के तीनों भुजा के लंबाई का योग दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर, और कहा इन तीन में से किसी भी दो भुजा का योग और अंतर, किसी भी दो भुजा का योग और अंतर, तो दो भुजा का योग दिया है 49 और इन दोनों का अंतर दिया है कितना 31। तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 40, बी क्या होगा, घटाकर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 9। अच्छा तीनों का योग है 90, चूंकि परिमाप 90 है यानी तीनों भुजा का योग 90 है, तो ये 40 और 9 49। 90 में से अगर आप मेरे प्यारे भाई 90 में से अगर 49 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 41। अच्छा तीनों साइड का लंबाई पता कर गए, 40 9 41। जरा गौर से देखिए तो 40 9 41 देखकर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, यस सर आ रहा होगा, ट्रिपलेट है ये, 40 9 41 ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल बनेगा भाई, और राइट एंगल में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, और सबसे बड़ा भुजा कितना है 41। बाकी दो भुजा बच गया, इनमें से एक लंब होगा एक आधार होगा, लंब और आधार वेरी करता है, किसी को लंब किसी को आधार मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंब अगर 40 है तो आधार कितना हो जाएगा। अब इसी का एरिया पूछा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट यानी कि 40, 2 से काटिएगा 20 बार में, 20 नमा 180, ऑप्शन सी। ठीक है चलिए देखिए, का निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, कोई बात नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। यहां देखिए तो यार ये 0.16 है, तो ये 0.16 क्या है, 0.4 का होल स्क्वायर है, और कंप्लीट टू दी पावर कितना है 3/32 है। और आपको पता है सर पावर पावर गुना, जब इनको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार, यानी कि ये आ गया 0.4 के पावर कितना 3/16। ठीक है अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है मेरे भाई 0.3 का होल स्क्वायर है, और इस पूरे के पावर में कितना है 3/16, पावर पावर गुना तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 0.3 के पावर 3/8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से, यहाँ है भाई मेरे 0.4 के पावर 17/16 और ये डिवाइड है, इसको सॉल्व करके लाए इतना, सर इनका बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर घट जाएगा, यानी 0.4 के पावर, पावर घटाइए तो 17/16 में से अगर 3/16 घटेगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 14/16, छोटा कर लेंगे तो 2 सते 14, 2 8 16, यानी पावर में 7/8। ठीक है इंटू, अच्छा यहाँ देखिए 0.3 के पावर 5/4 और ये डिवाइड है सर, डिवाइड है, यहाँ 0.3 के पावर 3/8, तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर घटेगा, 5/4 में से 3/8 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7/8 आ जाएगा, और बराबर के दाएं साइड है 0.12 के पावर, यहीं पे वाट है, यानी पावर यही यहाँ पे मिसिंग है वाट है, तो वाट का वैल्यू मान लेते हैं x, और x का मान आपको निकालना है।
ये भी पता है कि सर पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 गुना 0.3 करिएगा तो 0.12 आ जाएगा, और कंप्लीट के पावर कितना 7/8, और यहाँ है 0.12 के पावर कितना x। अब बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है, पावर भी सेम, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7/8, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का ए और बी एक काम को 6 दिन में करेगा। ए अपनी सामान्य गति से दोगुनी गति से काम करता है और बी अपने सामान्य गति के 1/3 गति से काम करता है, तो वे काम को 4 से 1/2 दिन में कर देंगे। यार ए और बी का एफिशिएंसी पता है नहीं, मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी है ए यूनिट और बी का एफिशिएंसी है कितना, बी यूनिट। ए का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी बी, तो ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम करेगा, लेकिन का ए और बी मिलकर पूरा काम कै दिन में कर रहा, 6 दिन में। टाइम से गुना करिएगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। फिर आगे का ए अपनी दोगुनी गति से काम करे यानी 2a से काम करे। ए का एफिशिएंसी ए है, गति यानी एफिशिएंसी, गति यानी कि एफिशिएंसी होता है। ए अपनी दोगुनी एफिशिएंसी से काम करे यानी 2a काम करे पर डे, और बी अपने तिहाई एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर का काम कर देगा 4 से 1/2 यानी कि 9/2 दिन में। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल बराबर। अब काटा पीटी जड़ा मचाइए तो 3 से काटिएगा 2 बार में, हाँ 3 से काटिएगा 3 बार में। ये बट्टा वाला 2 यहां आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 2 दूना 4, 4 से गुना करेंगे 4a प्लस 4b, और यहां 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6a अब प्लस 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ओनली b बचेगा। 4a उधर जाके घटेगा 2a, b इधर आके घटेगा 3, तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, यानी ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब सवाल कहा यार कि अकेले कार्य करते हुए बी को अपनी सामान्य गति से कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। यार ए का एफिशिएंसी 3 है यानी ए पर डे 3 काम, बी पर डे 2 काम। कहा कि दोनों मिलकर पूरा काम कै दिन में कर रहा, 6 दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में अगर 5 काम करता है, एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में टोटल 30 काम कर देगा। और इस पूरा काम को कहा बी अकेले कितने दिन में, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा, तो 30 काम कै दिन में कर देगा, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया 6 यानी कि 5 तिया 15 दिन, ऑप्शन ए। देखें यार एक बात बताइए, तो इसको जरा गौर से देखिए, इस सवाल को दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। पूछा क्या है सर, तो पूछा है 10/a, क्या पूछा है 10/a, a क्यू माइनस 10/a, तो a क्यू तो यहाँ है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे इंटीजर है, तो आप बताना 2 में कितना से गुना कर दें ताकि 10/a आ जाए। 2 में कितना से गुना करें कि 10/a आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 में 5/a से अगर गुना करिएगा तो 5 दूना 10 क्या आ जाएगा a, यानी कि इस व्यंजक को आप करिए क्या, 5/a से मल्टीप्लाई करिए, 5/a से मल्टीप्लाई, 5/a से अगर गुना करिएगा, 5/a से गुना करेंगे, यहां पे लिखते हैं 5/a से अगर गुना करिएगा, कितना से गुना करिएगा, 5/a से, तो यहाँ a से एगो एक कट जाएगा, यहां बचेगा 5a²। 5/a से एगो a से एक को कट जाएगा तो 5×5 = 25a। 5/a से गुना करेंगे, a से कैंसिल, 25×5 = 125। 5/a से गुना करेंगे तो 5 दूना 10/a, जीरो में किसी से गुना करिएगा जीरो ही। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटा दीजिएगा, इन दोनों को अगर आप घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप बताना ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब कोई कटेगा नहीं, तो ये यहां बच गया AQ। ठीक है, अच्छा +2 और -125, +2 -125 -123, और यहां बच गया -10/a बराबर 0, तो AQ -10/a, -123 उधर जाके +123, ऑप्शन डी। ठीक है, बात आसान था, सवाल था। देखिए तो का x और y ये काम को 45 और 40 दिन में कर देगा। x अगर करे तो 45 दिन में कर देगा,
बाई करे 40 दिन में कर देगा। टोटल वर्क हो जाएगा 180 तो नहीं कटेगा, 360, 45 अठे 40 नमा। ठीक है, आगे सवाल का है यार कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन एक्स एन दिन के बाद काम छोड़ देता है और फिर बाई शेष काम को 23 दिन में करता है। तो का एन किसके बराबर? देखिए यार, एक तो मेंटली आप लोग कर लीजिए कि एक्स बाई जो है शेष काम को अकेले 23 दिन में किया, यानी आखिरी के 23 दिन बाई अकेले काम किया। तो बाई एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 207 काम कर दिया होगा। 360 में से 207 काम बाई अकेले किया है, 360 में से 207 काम कर दिया, तो इधर आ जाएगा 93 और 60। 93 और 60 कितना हो जाएगा? 157। और 157 काम शुरू में एक्स और बाई मिलकर किया होगा, तो शुरू में दोनों मिलकर 17 काम, तो 157 काम करने में कै दिन लेगा? 7 ना हो तो 63 न होगा, 3 153, तो 17 नमा 9 दिन में कर देगा। कितना? ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग ये चीज को समझ ही नहीं पाएंगे यार, तो आप करिए क्या, ऐसे करिए। कैसे करिएगा देखिए, कहा दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों मिलकर यानी एक्स और बाई मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों काम करता गया करता गया करता गया और एन दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स चला गया तो बच गया बाई, और बाई अकेले बचे हुए काम को कै दिन में कर दिया? 23 दिन में। एन का वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया। अच्छा, शुरू के एन दिन तक एक्स और बाई मिलकर काम किया है, शुरू के एन दिन तक एक्स और बाई मिलकर काम किया, एक्स और बाई मिलकर एक दिन में कितना काम? 17 काम करता है, तो एन दिन में 17 एन काम कर देगा, प्लस बाई आखिरी के 23 दिन तक बाई अकेले काम किया, बाई एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में कितना काम कर देगा? 23 दिन में 207 काम कर देगा। काम खत्म हो गया, यानी कितना? 360। अब मेरे प्यारे भाई यहां से 17 एन बराबर 207 उधर जाके घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 153। 17 नमा 153, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज को ऐसे नहीं, शुरुआत में जैसे बताया उस तरीके से कर लीजिएगा। जो लोग ना समझ पाए होंगे वो ऐसे कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए। का एक खुली बाल्टी 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार की, एक बाल्टी है का, इस बाल्टी का ऊंचाई है 21 का, इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो दूध का मूल्य ज्ञात करें जो कि 10 रुपए प्रति लीटर के दर से पूरा बाल्टी भरा जा सकता है। दूध का प्राइस निकालना है कि अगर 10 रुपए प्रति लीटर के दर से इस बाल्टी को दूध से लबालब भरा जाए तो टोटल कितना रुपए खर्च आएगा। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना भाई कि इस बाल्टी में कितना लीटर दूध आएगा, यानी इस बाल्टी का वॉल्यूम क्या है ये जानना पड़ेगा। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और बाल्टी यानी फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर आई इंटू एच। तो आप बताइए, वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। मेंटली करिए, कैपिटल आर है कितना? 20, तो 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 400, स्मॉल आर 10, 10 का स्क्वायर 100, अब 20 गुना 10 200, तो 4 2 6 और 1 700। आई इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है बाल्टी का? 21 सेंटीमीटर। अब 7 दिया 21 से 21 कैंसिल। अब सुनिए जरा, अब ये तो वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद आखिरी में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 10 रुपए प्रति लीटर है मेरे भाई। तो उसको घन से, चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 1 घन सेंटीमीटर 1 बराबर 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन उतना पे नहीं जाना है। आप सीधे ये देखिए कि यहाँ 22 है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 22 का मल्टीपल ही होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो 22 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। 22 का मल्टीपल देखिए तो एक क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो पूरा सवाल को सॉल्व नहीं करना, और ध्यान से, ये प्राइस नहीं आया, ये तो बाल्टी का कैपेसिटी आएगा। उसके बाद 10 रुपए प्रति लीटर के दर से भरना है, तो वो करने पर आएगा 154। लेकिन उतना पूरा सॉल्व नहीं करना, आप देखना है कि सर ये 22 का मल्टीपल है, 22 से गुना करने पर जो भी आएगा वो 22 का मल्टीपल ही आएगा, यानी कि 22 से कटने वाला नंबर एक ही को है, ऑप्शन बी। 15 व्यक्ति काम को 12 दिन में कर देगा, तो 15 व्यक्ति काम करे तो काम 12 दिन में कर देगा, ये टोटल वर्क हो गया। का इस काम को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? इस काम को 20 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो 20 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया
9 आदमी, ठीक है। देखिए का 1 वर्ष पहले ए की आयु का 1 वर्ष बाद बी की आयु से अनुपात। अच्छा 1 वर्ष पहले ए की आयु और 1 वर्ष बाद बी के एज का रेशियो दिया है 2:3। ए का परसेंटेज मान लेते हैं ए, बी का परसेंटेज मान लिए बी। तो 1 साल पहले ए का एज कितना होगा तो a-1, 1 साल बाद बी का एज कितना होगा तो b+1, और 1 साल बाद 1 साल पहले ए का एज और 1 साल बाद बी के एज का रेशियो कितना है 2/3। क्रॉस करिए तो 3a-3 बराबर 2b+2। 2b इधर आके घट जाएगा तो 3a-2b, -3 उधर जाके जुड़ जाएगा 5। आगे देखिए का साथ ही 5 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु। ए का परसेंटेज ये है 5 साल बाद ए का एज इतना और 4 साल बाद बी का एज इतना। 5 साल बाद ए की आयु और 4 साल बाद बी की आयु का रेशियो है 4/5। क्रॉस करेंगे यार 5a + 5 25 बराबर 4b +4 चौक 16। वेरिएबल को एक साइड लिखिए, न्यूमेरिकल को एक साइड, तो 4b इधर आ जाएगा तो 5a और माइनस का 4b, 25 उधर जाके घट जाएगा कितना -9। अब इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए, किसी एक को इक्वल करिए, 2b है वहां 4b दिख गया, तो इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा कितना 3 दूना 6, 2 दूना 4, अब 5 दूना 10। वो तो ऑलरेडी है ही 5a - 4b अब बराबर -9। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा देंगे सर, ये कट जाएगा तो यहां से a बराबर क्या आ गया 19। a 19 है तो b कितना जरा बताइए, a 19 है तो b कितना, कहीं भी एक का रखिए वैल्यू, 19×3 = उधर जाके घटेगा 5 में से, तो 5 - 57 माइनस का 52, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 26 दूना 52, यानी b का वैल्यू आएगा 26। सवाल का a और b के 8 वर्ष बाद a और b के आयु का रेशियो। a का परसेंटेज 19 है तो 8 साल बाद a का एज कितना हो जाएगा 27। b का परसेंटेज 26 तो 8 साल बाद b का एज कितना 34, यानी 27:34 कहीं है क्या हो ऑप्शन सी। तो ये चीज खत्म हो गया यार मेरे भाई, ठीक है ना। तो थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।